जय हिंद। इस वीडियो में हम 56 नंबर प्रश्न से करेंगे क्योंकि 1 से लेके 55 तक के क्वेश्चन जो है ना मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दिया है। ध्यान रखिए आप लोग, एक क्वेश्चन होता है उसमें कई फैक्ट मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चंस तो जरूर बनते हैं। जितने फैक्ट मिलते हैं आपको वो क्वेश्चन और आंसर ही हुआ एक तरह से। और ये वीडियो जो है पॉलिटी सेक्शन से है, इसमें जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं 22 23 24 वाले एग्जाम, उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे ना उनके ये कलेक्शन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और ये चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन से। प्रश्न कह रहा है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो पहले तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया था? तो अगस्त 1953 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1953 में हुई थी। अब देखते हैं इसके सदस्य कौन कौन थे। तो जस्टिस फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे, के एम पणिकर और हृदयनाथ खुजरू जो है इसके सदस्य थे। तो ये तीनों क्या थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 जो है आपके सदस्य थे, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है। ठीक है, अच्छा, भाषा के आधार पर 1953 में सबसे 1 अक्टूबर 1953 को जो है आपका यहाँ लिख देती हूँ। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे पहला राज्य गठित होने वाला कौन था? तो आंध्र प्रदेश था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंध्रा था, यानी कि आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया तो कब बना था? तो ये 1975 में आपका सिक्किम जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया था। तो इसके बारे में डिटेल देखते हैं। सिक्किम को 36वें, ध्यान रखिएगा ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपका सिक्किम भारतीय संघ जो है पूर्ण राज्य बन गया था अपने भारत का। तो ये देखेंगे कि 36वें संविधान संशोधन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 16 मई 1975 को बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा ये कब बनाया गया था? 16 मई 1975 को। ठीक है, जो भारत का कौन सा राज्य बन के उभरा था, यानी 21, इसके पहले जो 21 राज्य थे भारत में, ये 22वां राज्य बना था। ध्यान रखिएगा सिक्किम जो है 22वां राज्य बनता है और ये 36वें संविधान संशोधन के तहत बनता है। कब बनता है? 16 मई 1975 को बनता है। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि सिक्किम की सभी विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो मिनिमम कितने सदस्य होंगे विधानसभा में? लगभग 32 तो होने ही है। ठीक है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक है और यहाँ के राज्यपाल अभी जो है गंगा प्रसाद है। आप लोग इसको जरूर एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, राज्यपाल कौन है। अगला प्रश्न दे रहा है कि नागरिकता, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था और अभी करंट में भी इस पे न्यूज है। तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट्स जरूर डालूंगी इस 1955 अधिनियम जो है नागरिकता का, क्योंकि इसमें अभी करंट अफेयर में भी जो इसका है ये चर्चा में आया था, तो वो पूछा जा सकता है। तो आप लोग वो जरूर देखिएगा शॉर्ट। चलिए, प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 किस तारीख को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में किस तारीख से? तो ये हो जाएगा आपको 26 जनवरी 1950। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब डिटेल पढ़ेंगे तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है आपका नागरिकता की प्रावधान की गई है और ये 5 से 11 जो है अनुच्छेद भाग 2 में आते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 केवल उन व्यक्तियों की पहचान निर्धारित करता है जो 26 जनवरी 1950 तक भारत के नागरिक बन गए थे। तो ध्यान रखिएगा, नागरिकता अधिनियम 1955 किन व्यक्तियों की पहचान निर्धारित करेगा? जो 26 जनवरी 1950 तक जो है आपके भारत के नागरिक बन गए थे। ठीक है, संविधान लागू हुआ था, आप लोग ये भी पता होगा आप लोगों को। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 5 जो आधार है उन बेसिस पर जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीयों को या किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान किया जाता था। कौन कौन सा है? तो जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र के समावेश का वर्णन है। ठीक है, यानी कि ये पांचों आधार जो है 1955 में आपको नागरिकता दिलवाएंगे। कौन कौन? तो जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र के समावेश। चलिए, डिटेल भी आप लोग अच्छे से सुना करें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है,
अब अगला दिया है क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो ये हमने मौलिक अधिकार जो है आपका अमेरिका से लिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार भारत में कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार का कई बार क्वेश्चन बनता है मौलिक अधिकार से। देखिए खुद बीपीएससी में एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार जो है किस भाग में आता है? तो भाग 3 में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद कितने से कितने हैं इसमें मौलिक अधिकार से रिलेटेड? तो 12 से लेके 35 तक जो देखेंगे आप, मौलिक अधिकारों की बात जो की है, ये की गई है अपने भारतीय संविधान में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखित कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पहले तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि अनुच्छेद 14 जो है उसमें क्या प्रावधान है? तो कानून के समक्ष समानता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता की प्रावधान की गई है, और ये किस देश से हमने अडॉप्ट किया है? तो ये किया है ब्रिटेन से, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका डिटेल। अब ये भी क्वेश्चन देखिए बीपीएससी के ही एग्जाम में आया था, 69th में आया था। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। यह ब्रिटिश विधि शास्त्री प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन के समरूप है। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन से प्रोफेसर के समरूप है? मतलब ये जो विधि का शासन है, तो ये है प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन के समरूप है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों या तथा अधिरोपित कर्तव्यों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति देश के साधारण विधि के अधीन होगा। तो सिंपल सी बात है, संविधान इसीलिए बनाया जाता है। अब एक और चीज याद रखिएगा कि भाग 3 जो है आपका, भाग 3 उसमें जो आपने देखा 35 तक जो आर्टिकल्स थे वो डिस्कस किए गए थे। तो उसमें 14 से 18 क्या है? तो 14 से 18 जो है आपका समता के अधिकार की बात की गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 14 से 18 तक जो है समता के अधिकार की बात की गई है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है? तो ये एक्चुअली केस है, ठीक है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण से जो है संबंधित था ये वाला केस। तो कौन सा था? ये था आपका अपर जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, 1976 की ये बात है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है आपका बी, यही आंसर हो जाएगा। ये है अपर जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला जी थे, उनका 1976 में ये केस जो है सामने आया था। किस रिलेटेड था? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से जा था। आप लोग आर्टिकल पढ़ते होंगे 32, जिसमें 5 रिट जारी किए जाते हैं, उसी के तहत ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट भी है एक, ठीक है। जो कि आपके व्यक्तिगत मानिए एक तरह से होता है कि किसी को अगर किसी ने गिरफ्तार किया है, किसी पुलिस वालों ने, चाहे जो भी कारण हो, तो उनको क्या 24 घंटे के अंदर जो है आपको किसी भी नजदीकी न्यायालय में उनको समक्ष लेके जाना पड़ता है, यही चीज है। और ध्यान रखिएगा, जब भी 24 घंटा का समय गिनती किया जाता है, तो मान लीजिए ये आपका किसी का घर है, यहाँ से उसको गिरफ्तार किया जाता है और ये पुलिस थाना है, तो यहाँ तक पहुंचने में जो बीच का समय लगा है उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, 24 घंटा में। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय उसी के बारे में डिटेल देख रहे हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 व 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। तो पहले तो यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? तो 5 प्रकार की जो है आपकी रिट जारी की जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये 5 प्रकार आप लोग देख लेंगे। प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, सर्टियोरी, यही सब होता है जो है, ठीक है। अनुच्छेद 22 ध्यान रखिएगा, ये कौन जारी करेगा इसके तहत? तो इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम पूछा जाए क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट जो है किस आर्टिकल के तहत जो है रिट जारी करती है? तो आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। वही आर्टिकल 226 किसके लिए है? तो ये हाई कोर्ट के लिए है। अगर हाई कोर्ट जो है रिट जारी करना चाहे तो वो किस आर्टिकल के तहत करेगी? तो 226 के तहत करेगी। और ध्यान रखिएगा, 226 में जो है बहुत सारे मामले मिलते हैं, यानी कि हाई रिट जारी करने के तहत देखेंगे अगर क्षेत्र के रूप में, तो हाई कोर्ट के पास ज्यादा क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो है लिमिटेड क्षेत्र है। ये भी मतलब ध्यान रखना है आपको कि किसके पास कम क्षेत्र है, ठीक है।
तो ये आपने देख लिया कि 226 के तहत हाई कोर्ट करेगा। चलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के मामले में जारी की जाती है। अपर जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 वाद बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मामला था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, किसी भी व्यक्ति को जो है प्रत्यक्षीकरण करना यानी प्रत्यक्ष लाना किसी के न्यायालय के सामने, यही चीज है। ठीक है, बंदी बनाए जाने के मामले में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जाती है। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, नीचे दो कथन दिए गए हैं तो देख लेते हैं क्या कथन है। दिया है मौलिक अधिकार न्यायालय में या वाद्य योग्य नहीं है। तो ये गलत है, वाद्य योग्य है, क्योंकि हम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, अभी देखा आपने बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या था, मौलिक अधिकार का उल्लंघन था। तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन अगर होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाके अपने जो शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा मौलिक अधिकार है, वैसे तो स्टार्टिंग करना चाहिए अपने आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में वाद योग्य है, तो ये नहीं दिया था, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहीं देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालयों के वाद्य योग्य है, ये बिल्कुल वाद्य योग्य नहीं है। यानी कि जस्ट आप इसको पलट देंगे, यानी मौलिक अधिकार जो है वाद्य योग्य है और नीति निर्देशक तत्व जो है वाद्य योग्य नहीं है। जस्ट ये क्वेश्चन क्या था, पलटा हुआ था, तो दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने मतलब कथन दोनों असत्य थे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बी। ये भी हरियाणा पीसीएस के एग्जाम में आया था, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में ये आया था हरियाणा के। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। अब तो याद हो गया होगा सबको, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में आता है। यह न्यायालयों में वाद्य योग्य होते हैं। आप यह ध्यान रखिएगा कि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का किसी को अधिकार नहीं है, आप उसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं। जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपका भाग 4 में आता है, न्यायालयों में जो है वाद योग्य नहीं होता है। अब नीति निर्देशक में जो भी आपके प्रावधान है, अगर वो राज्य जो है चाहे वो नहीं लागू करती है, तो आप नहीं जा सकते कि न्यायालय में कि नीति निर्देशक तत्व जो है लागू नहीं किए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप जो है चुनौती नहीं दे सकते न्यायालय में। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में वर्णित किया गया है, और ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से जो है अडॉप्ट किया गया, और मौलिक अधिकार अमेरिका से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये दिया है कि भारत में उत्प्रेषण लेख जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें अनिवार्य है। तो देख लेते हैं कि कौन सी शर्तें जो है अनिवार्य है, यानी कि कब आप जो है उत्प्रेषण लेख जो है जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर है ना, मान लीजिए कि किसी की पत्नी जो है मुखिया बनी है, लेकिन उसका पति जो है सारे आधिकारिक कार्य जो होता है वो कर रहा होता है। ठीक है, उसका पति। तो आप अगर जानते हैं कि ये जो इसका पति है ये मुखिया के पद पे जो है पदस्थ नहीं है, फिर भी ये पंचायती वगैरह हो रहा है, जो भी हो रहा है उसमें ये बैठ रहा है, तो आप उसके प्रति जो है शिकायत करेंगे, तो उसी के प्रति जो है आपका ये उत्प्रेषण रिट जो है जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही चीज है कि मतलब जो अधिकारी है उसी को काम करना चाहिए। अधिकारी बन गई पत्नी, घर में बैठ के खाना बना रही है, और बाहर वाला जो उसका पति है वो जाके सारे कार्य देख रहा है, और सैलरी और जो भी पद के जो उचित पद की पदस्थ आदमी है वो उसकी वाइफ है, तो वो कार्य जो है अपराध माना जाता है, इसीलिए ये जो है रिट बनाई गई है। तो देखिए क्या है, ऐसा अधिकरण या ऐसा अधिकारी होना चाहिए जिसके पास प्रायोजनों के अधिकार को प्रभावित करने वाले प्रश्नों का निर्धारण करने का विधिक प्राधिकार हो, न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य हो। ठीक है, उसके बाद दिया है ऐसे अधिकरण या अधिकारी ने अधिकारिता के बिना कार्य किया हो। तो बिल्कुल, अगर बिना वो अधिकरण या उसके पास अधिकारिता नहीं है, तो क्या किया जा सकता है, रिट जो है जारी किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों जो है आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। उत्प्रेषण रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय अथवा अधिकरण जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। यह रिट कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से जारी की जाती है, जबकि प्रतिषेध कार्यवाही के दौरान जारी की जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि यह रिट जो है कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से जारी की जाती है, जबकि प्रतिषेध क्या होता है, कार्यवाही के दौरान ही जारी की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे।
तो अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के बारे में दिया हुआ है, तो देखते हैं। दिया है मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे। अच्छा, ये स्टेटमेंट है किसने कहा था। तो एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं उस रूप में देखना चाहिए, ये कहना था। तो ये किनका कहना था, ये जवाहरलाल नेहरू का कहना था। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री में पूछा गया था, ये बीपीएससी एनी हाउ पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं ऐसे देखना चाहिए। तो ये मौलिक अधिकार के बारे में किसने कहा था, तो ये कहा था आपके जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो ये कई बार अब आ गया तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इसमें कुल 6 प्रकार के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। तो अब कितने प्रकार के अधिकार हैं आपके, तो 6 प्रकार के। मूल अधिकारों के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक मौलिक अधिकार को इस समय की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे आप स्थायी बनाना चाहते हैं। पश्चिम सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। एक लाइन से कई क्वेश्चंस बनते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस संविधान से ली गई है, तो हमने ये आयरलैंड के संविधान से जो है अडॉप्ट किया है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व अभी हमने देखा ही था किसमें है, भाग 4 में आगे मिलेगा ही। तो चलिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान के भाग 4 कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है इसमें, तो 36 से लेके 51 तक है, क्योंकि 51 को में आपका क्या आ जाएगा, मूल कर्तव्य आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा 36 से लेके 51 तक जो है आपका नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान किए गए हैं संविधान में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से कहाँ तक शामिल है, आपने देख लिया, भाग 4 36 से लेके 51 तक आर्टिकल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार अनुसार जो है आपको यह ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 37 जो आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा था ना, कि वो जो न्यायालय में है परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि वाद्य योग नहीं है, यानी चुनौती आप नहीं दे सकते हैं। तो वो कौन सा आर्टिकल बताता है आपको, अनुच्छेद 37 बताता है के अनुसार नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय यानी कि चुनौती आप जाके नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं, देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में स्टेटमेंट क्या है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। यानी कि 3 भागों में विभक्त किया गया, तो बिल्कुल समाजवादी है, गांधीवादी, जिसे आर्टिकल 40 देखेंगे आप, ठीक है। गांधीवादी और उदारवादी, यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी विचारधारा जो है आपको बिल्कुल नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट था, तो वो स्टेटमेंट क्या था, पहला सही था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो सहकारी समिति अनुच्छेद 43 के अंतर्गत संबंध है, तो बिल्कुल याद रखना है कि अनुच्छेद 43 जो है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 43 में क्या डिस्कशन किया गया है, सरकारी समिति के बारे में जो है प्रावधान है। इसके बाद कह रहा है कि क्या ये नेहरू के वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव 1946 से लिया गया था, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेहरू का वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव 1946 में आया जरूर था, लेकिन इसके तहत जो है आपका आर्टिकल 43 नहीं लिया गया था। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। और पहला स्टेटमेंट क्या था, सही था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ एक जो है आपका सही हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन से आप एक चीज और याद रखना, गलत है भले ही स्टेटमेंट, लेकिन ये याद रखना है आपको कि सरकारी समिति अनुच्छेद 43 में प्रावधान किया गया है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। उसके बाद ये भी याद रखना है कि नेहरू ने जो अपनी वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव जो है जारी किया था ना, तो वो कब किया था, 1946 में किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, केवल एक। अब चलिए उसके बारे में डिटेल देखते हैं।
तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों पर जो है किसके प्रभाव देखने को या किसके विचारधारा के प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। तो उसमें और भी ऑप्शन होंगे, तो ये ऑप्शन जो है आपको तीनों सही होंगे, जैसे समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। परंतु सहकारी समिति अनुच्छेद 43 संबंधित प्रावधान जो है 2011 97 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि 97 नंबर संविधान संशोधन जो था वो किससे रिलेटेड था, तो वो अनुच्छेद 43 में सहकारी समिति जो है ऐड किया गया था, उससे रिलेटेड था। और ये कब किया गया था 97 संविधान संशोधन, तो 2011 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। एक स्टेटमेंट से कई क्वेश्चन जो है पॉलिटी में बनते हैं। नेहरू के वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव 1946 से संबंधित नहीं था, यानी कि नहीं जोड़ा गया था ये अनुच्छेद 43, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस ये याद रखिएगा कि नेहरू के वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव जो है 1946 में आए थे, और आपको 2011 97 संविधान संशोधन अनुच्छेद 43 जो है आपका सहकारी समिति। देखिए नीति निर्देशक तत्व से जो है बिहार में भी बहुत बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हरियाणा पीएससी में पूछा गया और अपने बीपीएससी में भी जरूर आएगा, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्नलिखित उपबंधों में से किस उपबंध का अंत स्थापित करने की सिफारिश की थी। यानी आप इससे सिंपल पूछा जा रहा है कि स्वर्ण समिति जो है किस जो है आपके भारत के संविधान में किस उपबंधों के बारे में जो है रिकमेंडेशन की थी, तो ये किया था आपको मूल कर्तव्य के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो मूल कर्तव्य जो है संविधान में आपके स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे जो है अडॉप्ट किया गया था, मतलब प्रावधान किए गए थे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क, अब यहाँ पे आपको ये अनुच्छेद याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत और भाग 4 क में जो है ये आता है, ठीक है। भाग पूछा जाए तो 4 क, और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 51 क में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। तो मूल कर्तव्य कहाँ है वर्णित, तो 51 क में, और वही भाग पूछा था तो 4 क में, ठीक है। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है आपकी, 11 है, ध्यान रखिएगा। अब ये एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसको मिनी संविधान के भी नाम से जाना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार बना है कि 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 42वां हुआ था। ये भी पूछा जाएगा कि 42वां संविधान कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। और ध्यान रखना है कि उसमें जो संविधान संशोधन किए थे तो बहुत सारी चीजें ऐड की गई थी, लेकिन उसमें एक मूल कर्तव्य भी जो है शामिल था। और अभी मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ रहा है, ये राइट नहीं पूछ रहा। तो राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल सभी व्यक्ति का ये आपका कर्तव्य बनता है कि अपने किसी भी देश का नागरिक हो अपने देश के राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्रगान कौन है, जन गण मन है, और राष्ट्र गीत कौन है, तो वंदे मातरम है, ध्यान रखिएगा। अगला स्टेटमेंट है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, तो बिल्कुल है आपका। उसके बाद दिया है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो बिल्कुल आपका कर्तव्य बनता है। ये नहीं कि सार्वजनिक संपत्ति उसको जाके तोड़ फोड़ के आ जाए, ये किसी भी कंट्री का या किसी भी देश के नागरिक का ये कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो हमें बताना है कर्तव्य है तो ये तो सही है, यानी कि बताना था नहीं है तो ये नहीं होगा आंसर। अगला देखते हैं क्या है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का रक्षा करना, तो ये थोड़ा सा आप लोग जो है नहीं मतलब करना चाहिए, लेकिन ये आपके कर्तव्यों में जो है शामिल नहीं किया गया है हमारे भारत के संविधान में। ये आप इसके आप रक्षा कर बैठ जाएंगे रक्षा करने के लिए, तो आप अपना काम कब करेंगे आम आदमी। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 ए में या 4 क अनुच्छेद 51 ए या 51 क में 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की ही जो है उसने रिकमेंडेशन दिया था। तो ध्यान रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति जिनके रिकमेंडेशन पे मूल कर्तव्य को जो है शामिल किया गया, उन्होंने मात्र 8 मौलिक कर्तव्यों को है जो मतलब कहा था, 8 ही बताया था उन्होंने इस अपने रिपोर्ट में, ठीक है। वर्ष 2002 में जो है आपका 86वें संविधान संशोधन, अब यहाँ से यही ध्यान रखना
है आपको कि 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। 2002 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था। ये किससे संबंधित था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है इसके तहत जोड़ा गया था। ये 11वां मौलिक कर्तव्य जो है क्या है, तो सभी माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाए। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक बच्चों को, तो 6 से लेके 14 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा। ये संविधान में जोड़ा गया था। तो अभी कितने मूल कर्तव्य हैं हमारे संविधान में, 11 हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा संविधान के अनुच्छेद 49 के में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो है क्या किया गया है, वर्णन किया गया है या प्रावधान किया गया है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो हमारा ये 49 है ना अनुच्छेद, इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा संविधान के बारे में जो है 49 में किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में नहीं होगा ये। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि मौलिक कर्तव्य किसमें है, 51 क में है, वो नीति निर्देशक तत्व में आता है आपका। अगला क्वेश्चन दिया है नीचे दिए गए स्टेटमेंट, तो चलिए स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ये और कोई स्टेटमेंट तो नहीं छूट रहा ना, नहीं, चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट दिया है राष्ट्रपति अध्यक्ष की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, तो देखिए राष्ट्रपति अध्यक्ष की सलाह पे नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत प्रदत्त विशेष शक्ति के आधार पर राज्यसभा मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो ये भी क्या है आपका, गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, दोनों जो है आपके गलत हैं। तो कौन सा हो गया आपका, बी, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है गलत थे। क्यों गलत थे ये देख लेते हैं। चलिए, ये हिमाचल प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में आया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्ता विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। तो कई बार ये क्वेश्चन बना है बीपीएससी के एग्जाम में भी कि मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ठीक है, और ये क्या है, एक स्वायत्ता विधिक संस्था है। ठीक है, इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो है मंत्रिमंडल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जो आपके मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं ना, उनकी जो है नियुक्ति जो है आपका मंत्रिमंडल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो केंद्रीय मंडल है ना, उसके सलाह पर आपको लोकसभा को वो क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। ठीक है, सही नहीं है पूछा है, सॉरी, सही नहीं है पूछा है, तो देख लेते हैं। कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होता है, लिखा है इसमें, तो ये बिल्कुल गलत है। केंद्रीय मंत्री जो है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए पात्र होता है। हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के 6 महीने के अंदर ही जो है आपका शपथ लेने के समय जो होता है आपको पद जो है त्याग देना होता है। लाभ के पद पे होंगे तो निर्वाचित होने के पात्र नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपको। तो इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको केंद्रीय मंत्री जो है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र होते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला था, नहीं है, तो होते, ये तो गलत हो जाएगा ना, सही नहीं है। अब अगला स्टेटमेंट जो भी दिया है ये आपके काम की चीज है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो एक चीज आपको यहाँ पे गौर से देखना है कि निर्वाचित सदस्यों की बात होती है हमेशा। ठीक है, वो क्या होंगे, संसद के, यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों होंगे। साथ में आपका संघ राज्य में जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी देखेंगे वो भी शामिल होते हैं। और राज्य जो होते हैं ना, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को जो है शामिल किया जाता है आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ध्यान रखिएगा, एक गौर चीज मतलब यहाँ पे नोट करूंगी कि विधान परिषद जो है वो शामिल नहीं होता निर्वाचन में। हाँ, वो महाभियोग लगाया जाता है ना जब, तो वो विधान परिषद जो है वो उसमें मतलब आपके राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल होता है। तो पूछा जाए कि कौन सी ऐसी संस्था है, जो सभा है, जैसे विधान परिषद या कौन सी परिषद है जो निर्वाचन में तो आपकी शामिल नहीं होती है राष्ट्रपति के, लेकिन उनके महाभियोग यानी हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल होती है, तो कौन सी हो जाएगी, विधान परिषद हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विधान परिषद निर्वाचन में उसकी कोई रोल नहीं है, याद रखना है। ठीक है, और निर्वाचित सदस्य की ही बात होती है, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है,
उसके बाद आपको निर्वाचन गण में विधायी परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो ध्यान रखिए यही वाला जो है बात, तो ये भी क्या है, सही है कि विधायी परिषद जो है निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद आपको देखेंगे एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का पालन किया जाता है। तो बिल्कुल सबको पता है राष्ट्रपति का चुनाव जो है गुप्त तरीके से होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव अपने भारतीय संविधान में। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 एवं अनुच्छेद 59 यानी कि 58 और 59 में जो है अनुच्छेद में क्रमशः राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएं दिया गया है और पद के लिए जो शर्तें दी गई हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 58 अहर्ताएं, 59 पद की बात की गई है। यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देता है। संसद का कोई सदस्य या केंद्रीय मंत्री भी राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन लाभ के पद पर व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लाभ के पद पर धारित व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होता है। कई बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 58 और 59 के तहत जो है आपका राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता एवं पद की बात जो है की गई है। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। कथन और क्या दिया है, स्टेटमेंट मतलब कारण और कथन दिया है, तो देखते हैं आगे है। ये आपका यहीं से स्टार्ट होता है, तो देख लेते हैं। चलिए दिया है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंध राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो ये देखिए आपका क्या हो जाता है, जैसे कह रहा है कि राज्य की सीमा बदलने की बात की जा रही है, उसके बाद स्टेट में कारण क्या दिया है, तो राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो ये बिल्कुल क्या है, आपका सही हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट जो है आपके सही हो जाएंगे। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपको दोनों सही है, यानी कि है ना। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर जो है सही है, लेकिन आर जो है सही जो आपका कारण है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों, कि क्या ऐसा होता है क्या कि अगर राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है राष्ट्रपति को, इसी कारण क्या ऐसा होता है क्या कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और उसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार के लिए खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो हाँ, विचार जो है वो देते हैं। तो क्या इसके कारण होता है क्या, नहीं ना। तो इसलिए क्या है, ये दोनों सही है अलग अलग, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है ये कारण जो है, ठीक है। तो इसका इसीलिए आंसर क्या हो जाता है, एक जो है आपका ए हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका डिटेल देखते हैं। तो डिटेल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है कि 3 के तहत क्या है, तो आपकी जो है शपथ है, ठीक है। तहत नए राज्यों के सॉरी, भाग 3 के तहत जो है आपका शपथ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी चाहूंगी यहाँ पे, अनुच्छेद 3 क्या है आपका, नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन से संबंध विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत होता है। तो अब ध्यान रखिएगा, जो आर्टिकल 3 है ना, उसमें नए राज्यों के निर्माण करने की बात हो या वर्तमान राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने के संबंध में बात हो, तो जब भी किसी इस तरह का विधेयक जो है संसद में लाया जाता है ना, तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति यानी कि पहले से अनुमति जो है लेने की जरूरत होती है, ठीक है। संसद में प्रस्तुत तभी किया जाएगा। तत्पश्चात संसद विधि बनाने के लिए सक्षम हो जाती है, यानी कि संसद क्या करेगी, विधि बनाएगी। फिर यदि विधेयक किसी वर्तमान राज्य से संबंधित है, अब मान लीजिए कि बिहार राज्य के बारे में या मध्य प्रदेश राज्य के बारे में बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश या बिहार को जो है राष्ट्रपति संबंधित विधानसभा में एक खास समयावधि में विचार प्राप्त करते हैं, कि एक समय दे देते हैं कि आप लोग भी अपना विचार प्रकट करें, क्योंकि आप लोग उस राज्य में रहते हैं, ठीक है। तो विधानसभा में दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि राष्ट्रपति विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब यहाँ पे नोट करूंगी कि ध्यान रखिएगा, वो देता तो जरूर है, एक इंसानियत के नाते एक तरह से समझ लीजिए कि दिया जाता है, लेकिन अब कहा जाए, ये राज्य कहे, बिहार राज्य या मध्य प्रदेश या कोई भी राज्य हो, वो कहे कि नहीं, हमारे राज्य की जो क्षेत्र सीमा है वो नहीं बढ़ाई जाएगी, या हम जो है ये राज्य का निर्माण नहीं होने देंगे, मतलब कोई भी अमेंडमेंट नहीं होने देंगे, तो ये फिर राष्ट्रपति कहेगा कि चलो निकलो यहाँ से, जो हमने सोचा था वही करेंगे। तो ये क्या होगा, बाध्य नहीं होता राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला दिया है, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि भारत में अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। तो सबको पता है, बिल्कुल हमने प्रीवियस भी क्वेश्चंस में बहुत सारे बार ये मिल चुका था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई क्या होती है? जिला होती है। और सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ब्लॉक में गाँवों का समूह होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या था? सही था, और ये भी सही था। अगला स्टेटमेंट दिया है आपको, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से अपेक्षित। अब यहाँ पे क्या मुख्यमंत्री आ गया जिसका कोई रोल ही नहीं होता, ये वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं। तो बिल्कुल नहीं, वो राष्ट्रपति को दिया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी एक और दो जो है दोनों सही हैं, तो एक और दो इसमें ऑप्शन दिया है। अच्छा, केवल दो, यानी पूछा है कितने कथन सत्य हैं, तो कितने कथन सत्य थे? एक दो तीन में से जो है आपके दो ही कथन सत्य थे ना, तो दो हो जाएगा, केवल दो जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं, और आपको ये ध्यान से देखना है। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 एक के अनुसार किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखना है आपको, ये किस में व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 244 एक में किया गया। देखिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आप लोग बार बार वीडियो देखते रहते हैं कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद का वीडियो देखते हैं। अरे यही है जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो यही अनुच्छेद जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब जैसे आपका यहाँ पे क्या हो गया, 244 एक जो है आपके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गया, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए तो ये जरूर पूछे जाएंगे कि 244 एक जो है आपका किससे संबंधित है। तो यही जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए ना, उसमें जो आर्टिकल्स के डिस्कशन किए गए हैं ना, वो आर्टिकल्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सारे आर्टिकल्स थोड़ी ना एग्जाम में आते हैं, 395 और 495 प्लस, अभी 400 प्लस भी हो चुका है, तो सारे थोड़ी आएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि किसके द्वारा अनुसूचित क्षेत्र रूप में घोषणा की जाती है। तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। ठीक है, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। तो अब यहाँ ये भी याद रखना है कि अनुसूची 5 अनुसूची 6 में जो है आपका अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके बाद अनुसूची 5 में आप देखेंगे 10 राज्य हैं अंतर्गत। ठीक है, मतलब अनुसूची 5 के अंतर्गत 10 राज्यों को जो है शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें बिहार नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना जो है ये 10 राज्यों में आते हैं। तो देख लिया आपने कौन कौन से राज्य हैं, ये अनुसूची 5 में आते हैं। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किया गया है, जबकि अनुसूची 6 देखेंगे उसमें 4 राज्यों को लिया गया है। कौन कौन से? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों से संबंध में प्रावधान किया गया है। अब यहीं पे आप लोग थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिएगा कि अब जैसे ये 10 राज्य दिया था ना, कि अनुसूची 5 में जो है आपके 10 राज्य हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अनुसूची 5 में कौन से राज्य जो है शामिल नहीं है, उसमें बिहार का ऑप्शन दे देगा। जो और इसमें नहीं है वो ऑप्शन में दे देगा। तो वो ध्यान रखिएगा कि 10 राज्य जो ये दिए हुए हैं ना, इनको आप याद कर लीजिएगा कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना है। अब वही पूछेगा कि अनुसूची 6 में जो है कौन कौन से राज्य शामिल है, तो ऑप्शन में रहेगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आप लोगों को लगाना है एक से अधिक। ठीक है, या सभी जो ऑप्शन में रहेगा। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलिए देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? प्रशासनिक इकाई जिला होती है, और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य के राज्यपाल वार्षिक रूप में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वार्षिक रिपोर्ट जो है ना आपका राज्यपाल के द्वारा किसको दिया जाता है? तो वो डायरेक्ट देता है किसको? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक है, सो सॉरी, आगे क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट दिया है, तो देखते हैं कि क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए देख लेते हैं।
दिया है, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत की उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्य उसके निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कार्य अविधि मान्य हो जाते हैं। यानी ये स्टेटमेंट जो है कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, उसकी जो पद है उसको उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ध्यान रखिएगा उच्चतम न्यायालय की बात की जा रही है, उच्च न्यायालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान लीजिए कि शून्य घोषित कर दी जाती है कि उसका पद जो है उससे छिन जाता है, तो क्या उसने पद पे रहते हुए जो पहले काम किए थे, तो क्या वो अविधिमान्य यानी कि रद्द हो जाएंगे? तो बिल्कुल रद्द नहीं होते हैं, वो मान्य होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो उस समय राष्ट्रपति के रहते हुए, मतलब राष्ट्रपति कुर्सी पे बैठे हुए, मतलब पद को ग्रहण किए हुए कार्य किया था, ठीक है। तो वो जो है अविधिमान्य नहीं होते हैं, मान्य रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष है। तो बिल्कुल विधानसभा के अपघटित होने से ऐसा कुछ नहीं होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगता है आपका जब वो संविधान जो है उसका अतिक्रमण करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिसॉल्व नहीं हो सकता है, उसका जो है इसको प्रेसिडेंट को जो है आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि इस ग्राउंड पे कि आपका जो विधानसभा है विघटित हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट क्या दिया है, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो ये भी बिल्कुल गलत है कि समय सीमा आप राष्ट्रपति को नहीं दे सकते। कि जैसे आपको पता ही होगा, ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार अपनी राष्ट्रपति के पद का जो है बिट्टो पावर का यूज किया था। तो सभी ने सुना होगा राष्ट्रपति के बिट्टो पावर के बारे में। तो वो चाहे तो जब तक चाहे अपने पैकेट में जो है आपका बिट्टो मतलब पावर को यूज करते हुए विधेयक को रख सकता है, ठीक है। पॉकेट में रख लेना या बिट्टो पावर कहते हैं उसको। तो ये क्या था, यानी कि ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पूछा क्या था, कथन सही है। तो ये क्या हो जाएंगे, कोई भी नहीं सही है, ठीक है। आंसर क्या हो गया, डी। चलिए अब इसका डिटेल थोड़ा सा आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 2 के अनुसार यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, दोनों के लिए देखिएगा, ध्यान है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्य शून्य घोषित किए गए निर्णय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य अविधि मान्य नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 71(4) में क्या बताया गया है। तो 71(4) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को इस आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता कि कुछ विधानसभाएं जो है आपकी विघटित हो गई हैं या उनका निर्वाचन अभी शेष है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपने समझ लिया, ये कब की बात है, तो ये किस अनुच्छेद की, तो 71(4) की बात है। और 71(2) भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्या दिया है, देखिए बिट्टो पावर के बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने का प्रावधान तो किया गया है, परंतु संविधान में अनुमति देने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम कर लेते हैं कि क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया होगा भारत के निर्वाचन के बारे में। चलिए देखते हैं, दिया है, पहला स्टेटमेंट दिया है, संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नामनिर्देश यानी नॉमिनेट करने किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अहर्य हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे डिटेल में। अगला दिया है आपके सामने, प्रदेश में प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान जो है अधिक है। तो अच्छा, मध्य प्रदेश से ये कंपेयर किया जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट दिया है, पौंडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। तो ध्यान रखिएगा, पौंडुचेरी और ये अरुणाचल प्रदेश की बात की जा रही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पौंडुचेरी की कुल जनसंख्या जो है निर्वाच्य सीटों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक है। तो हम लोगों को पता ही है 1971 जो है सीटों की संख्या जो बांटी जाती है, किस पे बांटी जाती है, जनसंख्या के आधार पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी तो गलत थे, ये एक बस सही था, ठीक है, ये एक सही था। तो एक जो है आपके ओनली एक यानी कि ए आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है।
चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो अब यहाँ ये भी याद रखना है कि अनुच्छेद 54 जो है किससे रिलेटेड है, तो भारतीय राष्ट्रपति जो होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, उनके चुनाव की प्रक्रिया का जो है उल्लेख किया गया है। भाग 5 में आता है ये। ठीक है, इसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें अब यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल से अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं शामिल होते हैं। इस मंडल में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। मनोनीत सदस्य जो हैं 12 होते हैं, जो वो शामिल नहीं होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। साथ में विधान परिषद भी नहीं शामिल होता है। चलिए आगे देखते हैं। चूंकि राज्य के एमएलए के मत का मूल्य उस राज्य की विधानसभा सीट के सापेक्ष निकाला जाता है, इसलिए यदि विधानसभा सीटें बढ़ेंगी तो सापेक्ष एमएलए के मत का मूल्य में क्या होगा, कमी आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था वो बढ़ेगी लिखा था, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होती है, कमी आती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान जो है 131 है। केरल के एमएलए के वोट का मान जो है आपका 152 है। तो क्या हुआ, वो बोला था अधिक है तो कम है यहाँ पे। अगला स्टेटमेंट देखिए दिया है, पौंडुचेरी के प्रत्येक एमएलए का मत मूल्य 16 है। अरुणाचल प्रदेश के एमएलए के मत मूल्य 8 है। 8 से अधिक है क्योंकि पुडुचेरी कुल निर्वाचित सीटों का कुल जनसंख्या के सापेक्ष के अनुपात अरुणाचल प्रदेश की तुलना में अधिक है, अतः कथन 4 जो क्या था, सही था। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको। ठीक है, ये टिपिकल क्वेश्चन तो एकदम ऑप्शन वाइज ही रट लीजिएगा। ये क्या है कि आईएएस के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज्यादा तोड़ मोड़ नहीं किए जाएंगे। तो अब क्या था, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन पद्धति भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन का सर्वोत्तम वर्णन करती है। तो ये कई बार हमने देख लिया कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका वही बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो इसका डिटेल भी देखिए, ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें अनुच्छेद याद करवाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 एवं 55 में जो है क्रमशः राष्ट्रपति के निर्वाचन व निर्वाचन रीति के वर्णन किए गए हैं। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पौंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है आपके भाग लेते हैं। तो आपको अनुच्छेद 55(3) याद रखना है और 54-55 याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के 55 में निहित है। तो बिल्कुल हमने देखा ही, अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के चुनाव के रीति के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और वो पूछा है सही नहीं है, देखिएगा क्वेश्चन में। अगला दिया है, किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावक, ध्यान रखिएगा 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित यानी कि हस्ताक्षर किया हुआ सूची जो है जमा करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होते हैं। ठीक है, अगला दिया है, विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है, जो कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। तो हमको ये पता ही है कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर क्या है, अभी भी जनसंख्या के आधार पर जो है सीटों का, विधायकों के जो वोट होते हैं ना, उनके मूल्य को जो है क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तीनों क्या थे, सही थे। जो भी स्टेटमेंट दिए थे ना, तीनों सही थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, यानी कि कोई भी इसमें से, वो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन से सही नहीं है। ठीक है, तो नन ऑफ दी अबव। अगला दिया है, उसका डिटेल देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, आपको पता ही होगा। भारत राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची जो है जमा करनी पड़ती है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भारत राज्य प्रमुख बोला है, यानी भारत का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगर वही स्टेट का देखा जाए प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। ठीक है, अब देखिए, जमानत राशि के रूप में जो है आरबीआई के पास कितने पैसे इन लोगों को जमा करने पड़ते हैं, तो इन लोगों को 15,000 रुपए जो है
जमा करने पड़ते हैं किसके पास? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास। ठीक है। विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो कि 1971 जनगणना के आधार पर आधारित है, आंकड़ों पर जो है आधारित है। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक को जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। हमारी गवर्नमेंट बैंक कौन है? वही है, सभी बैंकों को संचालित भी करती है। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति के पद का ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? तो इसमें जो नीलम रेड्डी है ना, उन्होंने कभी भी पहले उपराष्ट्रपति नहीं बने थे और बाद में राष्ट्रपति नहीं। ये लोग जैसे आर वेंकटन रमन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सब क्या थे कि ये लोग पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद राष्ट्रपति के पद पे जो है ये चुनाव जीते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन हो जाएंगे? ऑप्शन में नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। और ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा है, तो बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है और भी पीसीएस में पूछा जा सकता है। नीलम संजीव रेड्डी ने जब भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, तो उसके पूर्व उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। वे वर्ष 1967 से 69 तथा 1977 में लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल क्या रहा है? तो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा है। जबकि उपराष्ट्रपति पद पर आर वेंकटन रमन 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक रहे हैं, एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1662 से लेकर 12 मई 1967 तक जो है आपके कार्यरत रहे हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा उनको। अगली क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? तो ये सबको पता है कि कितनी बार भी चाहें तो वो पात्र हैं उसके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी जब तक पद ग्रहण न कर ले, तब तक राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। संविधान के अनुच्छेद 57 कोई व्यक्ति या जो राष्ट्र के रूप में राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? तो अनुच्छेद 57 आपको जो है ये बातें कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वो कितनी बार भी अपना वो क्या पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे। ठीक है। अगला दिया है उपराष्ट्रपति के बारे में, तो चलिए देखते हैं इसका। पूछा है कौन से कथन सही हैं, तो देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में ये बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा के पूर्व उसके द्वारा कार्य विधि मान्य होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते हैं। तो एक दूसरे को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो अगर ये सही है तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। तो एक इसका क्या हो जाएगा? आपका बी जो है आंसर हो जाएगा। यानी कौन से सही है? तो ये सिर्फ एक सही था। तो अब देख लीजिए क्या था। अभी तो प्रश्न ये आया ही था एक तरह से इसी टाइप का। संविधान के अनुच्छेद 71 2 के अनुसार यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा घोषणा के दिन व उसके पूर्व किए गए कार्य अभिधमान्य नहीं होंगे, यानी मान्य होंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। संयुक्त बैठक की बात हो रही है किसकी? संसद की। तो अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो करता है बिल्कुल, संसद जो है दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, लेकिन अनुच्छेद 109 नहीं, वो 108 होता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट दिया है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दोनों सदनों की अध्यक्षता होती है ना संयुक्त की, तो उसका कौन करता है? स्पीकर करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये 108 के तहत जो है आपका संयुक्त बैठक जो है बुलाता है प्रेसिडेंट जो है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये सही हो गया। तो पूछा क्या था? सही कौन सा है? तो देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपको केवल 2 जो है आपका सही था, है ना। अब चलिए डिटेल देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 4 ध्यान रखिएगा, 108 4 के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर द्वारा किया जाता है। ठीक है। ये अनुच्छेद आप लोग जरूर याद रखा करें, जो भी अनुच्छेद आप लोगों को मिलता है। ठीक है। 10 बार उसको रीड करिए, पर करके याद कर लीजिए या नोट्स बना लिया कीजिए। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस फिर आएंगे ही आएंगे। ठीक है। अब क्या पूछा है आपका? नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक से अभिकथन या कारण दिया गया, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए
कथन है राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, तो सबको पता है अपना जो संविधान है, अपना संसद जो है बाइकैमरल है ना। इसमें राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा तीन से मिलके जो है अपना संसद बनता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि किस तीन अंग कौन कौन से हैं जिससे संसद जो है बनता है। तो बाइकैमरल है आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और वही स्टेट में देखेंगे तो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल होता है, ठीक है। विधान परिषद जरूरी नहीं है कि सब जगह हो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, राष्ट्रपति संसद का भाग बिल्कुल होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो बिल्कुल जब तक वो राष्ट्रपति जो है सिग्नेचर ना कर दे अपनी, तो कोई भी विधेयक जो है कानून के रूप में वो प्रतिष्ठापित नहीं होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या थे, आपके सही थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है दोनों हो जाएगा। और व्याख्या भी कर रहा है, क्यों, क्योंकि अगर वो साइन नहीं करेगा तो वो कानून नहीं बनेगा, तो वो संसद का भाग है इसलिए, ठीक है ना, भाग है इसीलिए ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया। अब चलिए उसके बारे में डिटेल देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णन किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों राज्यसभा और लोकसभा सदनों से मिलकर बनेगी। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की भांति राज्य के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को संसद अभिन्न अंग माना गया है। तो ये किसके संविधान के अनुसार माना गया है समरूप, तो ब्रिटिश संविधान के समरूप माना गया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कानून के निर्माण में संसद के तीनों अंग यथा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति भाग लेते हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि संसद के तीन अंग कौन कौन से हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब किसी कानून का प्रारूप संसद में पेश किया जाता है तो उसे विधेयक कहा जाता है। विधेयक की कोई विधिक बल प्राप्त नहीं होता, परंतु जब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है, तब उसे अधिनियम या कानून कहा जाता है। इससे कानूनी शक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी वो लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, अनुच्छेद 79, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दिया है आपका यहाँ पे कि संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देख लेते हैं कथन क्या क्या है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो बिल्कुल होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपके सही हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दोनों हो जाएंगे डी, ठीक है। उसके साथ साथ हम डिटेल भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 एक के तहत जो है ना, संसद के प्रत्येक संसद के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था की गई है तथा इसी खंड में परंतु के अनुसार दोनों सदनों के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की भर्ती एवं इनकी सेवा शर्तों को विनियमन कर सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद आपका 98 एक के तहत था। चलिए आगे देखते हैं आपका ये भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। यहाँ दिया है कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि ये वित्त विधेयक की बात हो रही है, धन विधेयक की बात नहीं हो रही है, ये वित्त विधेयक की बात हो रही है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है आपके सामने स्टेटमेंट, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है, ध्यान रखिएगा धन विधेयक की बात हो रही है, तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर 14 दिन तक धन विधेयक वो रखती है राज्यसभा, तो अपने आप जो है उसको पारित माना जाता है। किसी भी तरह का बस वो चाहे तो अपनी विचारधारा दे सकती है कि धन विधेयक में आप लोग जो है थोड़ा सा इसको मतलब अमेंडमेंट करें, लेकिन वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माने या ना माने। और ध्यान रखिएगा धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बाद ही लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा के द्वारा, ठीक है। तो इसका भी डिटेल देखते हैं। तो अच्छे से आप लोग ये डिटेल देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगला और भी स्टेटमेंट दिया है। तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। अब ये भी ध्यान रखना है कि धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक बैठाने की जो है राष्ट्रपति को अनुमति प्रदान नहीं होती और बैठाता ही नहीं है, ठीक है।
किंतु वित्त विधेयक में अगर किसी भी प्रकार की अनबनी हो जाती है तो संयुक्त बैठक बैठाने की आवश्यकता होती है। 108 के तहत क्या है, राष्ट्रपति संयुक्त आपका बैठक बिठा देगा और आपका देखा ही था आपने, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता जो है आपका स्पीकर करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, कौन से कथन सही है, तो आपने देखा आंसर क्या हो जाएगा, तीनों जो है आपके सही है। अब इसको एक बार और पढ़ लीजिए, डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय संसद को वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्न शक्तियां प्राप्त है। जब लोकसभा वित्त विधेयक और धन विधेयक को पारित कर राज्यसभा के पास भेजती है तो राज्यसभा वित्त विधेयक में संशोधन कर सकती है या अस्वीकार भी कर सकती है, किंतु वह धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन अनुशंसाएं कर सकती है जिसे स्वीकार या न स्वीकार करना लोकसभा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर आप समझ गए होंगे, क्या होगा राज्यसभा के पास पावर। अगला दिया है, लोकसभा और राज्यसभा में असहमति होने पर धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत वित्त विधेयक के संबंध में ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। समझे, तो तीनों कथन क्या था, सही था। अगला स्टेटमेंट दिया है आपके सामने, चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या है, द्विसदनीय पद्धति की शक्ति, स्ट्रेंथ या मुख्य लाभ नहीं है बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या नहीं है, है क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विसदनीय पद्धति की शक्ति, स्ट्रेंथ या मुख्य लाभ नहीं है। ठीक है, कौन सा द्विसदनीय पद्धति की, यानी कि बाई कैमरल जो अपना संसद है ना, उसमें कौन सी शक्ति या स्ट्रेंथ, मुख्य लाभ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, चेंबर नहीं है बताना है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा सदन चेंबर, पहले सदन चेंबर, यानी कि पहले सदन को चेंबर ये कर रहा है, तो दूसरा सदन पहले सदन को नियंत्रित करता है और बहुसंख्यक शासन का निवारण करता है। तो बिल्कुल करता है, आप लोग अपोजिट पार्टी राज्यसभा और देखते ही आप लोकसभा। ठीक है ना, अगला दिया है, यह कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। संवैधानिक संविधानिक संरक्षक के रूप में कार्य करता है, यानी कि दूसरा सदन जो है क्या करता है, संवैधानिक संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अगर पहला सदन जो है पावर में है तो वो अगर क्या करे, किसी भी तरह का जो रूल लागू करती है तो दूसरा सदन क्या करता है, उसके प्रति विरोध उठाता है, आवाज उठाता है। तो ये भी द्विसदनीय होने का फायदा होता है एक तरह से। अगला दिया, यह प्रायः लोकतांत्रिक शासन पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, विशेष रूप से जब उनके सदस्य अनिर्वाचित अथवा परोक्ष रूप से निर्वाचित हो। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा था नहीं है, तो मुख्य लाभ वो नहीं होगा और इसका आंसर जो हो जाए डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं, जब किसी विधेयक में दो सदन होते हैं तो उस द्विसदनीय विधायक कहा जाता है। जिससे कि भारतीय संसद में दो सदन, राज्यसभा और लोकसभा है, सबको पता है। द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। द्विसदनात्मक विधायिका का एक लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। दूसरा सदन प्रथम सदन को नियंत्रित करता है, इससे कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण बनाए रखता है। दूसरा सदन संवैधानिक संरक्षण की भांति कार्य करता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में राज्यसभा द्वारा जरूरी मामलों को निपटाया भी जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरे सदन के द्वारा। तो याद रखिएगा कि ये सही बात है कि लोकतंत्र अगर स्थापित करना है तो अपोजिट पार्टी जो है, सत्ता में जो पार्टी है, उस पार्टी के अपोजिट में जो पार्टी है उसका जो है आपका मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है किसके बारे में दिया है, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में दिया है। संसदीय लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं ये किसके बारे में बात हो रही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि संसदीय लोक लेखा समिति के बारे में। तो देखते हैं, तो यह भारत सरकार के वित्त लेखों की जांच करती है, बिल्कुल करती है। लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से समिति के 15 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, लोकसभा से 15 और आपके साथ क्या आते हैं, राज्यसभा से आ जाते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 हो जाएंगे आपके लोकसभा से और 7 हो जाएंगे आपके राज्यसभा से। ध्यान रखिएगा, 15 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया आपका, ये भी सही है। अगला दिया है, समिति के सभापति को इसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये जो स्टेटमेंट है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला स्टेटमेंट क्या दिया है, यदि सरकार
यदि सरकार द्वारा गठित किसी अन्य समिति के किसी सदस्य को पैक के यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए निर्वाचित किया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि क्या वह पूर्व समिति का सदस्य बना रहेगा या नहीं। तो ये भी सही है। ठीक है, अब डिटेल देखते हैं उसके बारे में। तो लोक लेखा समिति कहिए या पब्लिक अकाउंट कमेटी कहिए का गठन भारत सरकार अधिनियम किसके तहत होता है? अब ये भी याद रखना है आपको, 1919 के तहत होता है और वर्ष 1921 में किया गया था। तो लोक लेखा समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य हैं। 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से लिया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि 22 सदस्यों में जो है कितने सदस्य जो है लोकसभा से चुने जाते हैं या कितने सदस्य जो है राज्यसभा से चुने जाते हैं। या कभी कभी ये भी बनता है कि लोक लेखा समिति जो है ना कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही की जाती है। ध्यान रखिएगा, समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा, अब जो ये लोक लेखा समिति के जो सदस्य है ना उनके कार्यकाल कितने होते हैं? तो 1 वर्ष के लिए होते हैं। ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति सीएजी के वार्षिक प्रतिवेदनों का भी जांच करती है। ध्यान रखिएगा, कैग का जो 148 में है ना। चलिए आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका की नियम विनियम करने के प्रत्योजित शक्तियों से संबंधित है? तो हम देख लेते हैं। चलिए, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये आपका बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, अधीनस्थ विधान पर समिति। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन क्या था आपका, अच्छे से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्योजित शक्ति से संबंधित है? ठीक है, इसका आंसर क्या था आपके सामने? ये था कि अधीनस्थ विधान पर समिति। तो इसको रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। तो कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित समिति अधीनस्थ विधान समिति है। के किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्योजित वैधानिक कृत्यों के अनुसरण में बनाए गए प्रत्येक नियम, उपनियम, विनियम, उपविधि, निर्देश अथवा आदेश जिसको संसद के समक्ष रखा जाना अपेक्षित हो ताकि यह जांच हो सके कि संसद द्वारा कार्यपालिका के प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, यह समिति इस पर विचार करती है और प्रतिवेदन देती है। इसकी जांच करने तथा इस पर प्रतिवेदन देने के लिए दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग 15 सदस्यीय अधीनस्थ विधायन समिति का गठन स्पीकर सभापति द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम इस समिति का गठन जो है 1953 में किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो अच्छा, राज्यसभा के बारे में देखते हैं क्या गलत कथन दिया है। तो दिया है डॉक्टर एस राधा कृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं। तो ये गलत है, जो 2 लगातार कार्यों में इस पद पर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है ये। तो पहला स्टेटमेंट ही क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन अब देखते हैं आगे जो स्टेटमेंट दिया सही दिया है तो वो आपके काम की चीज है। जैसे कि देखेंगे, प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। अब देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम संशोधन में राज्यसभा का अनुसमर्थन लिया गया था या नहीं, तो पता होगा तब ना कि नहीं लिया गया था। ठीक है, अगला दिया है, वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा निर्वाचित होते हैं। तो बिल्कुल सही है ये। अगला दिया है, 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा 108 के तहत जो है ना अब तक 3 बार जो है आपका राज्यसभा और लोकसभा का राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बिठा चुके हैं। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि कितनी बार जो है संयुक्त बैठक बैठी है? तो 3 बार बैठी है। ठीक है, तो इसीलिए जो स्टेटमेंट गलत था उसके अलावा और भी स्टेटमेंट जो सही दिए हैं उसको भी याद करना चाहिए। चलिए हम डिटेल देखते हैं। तो उपयुक्त दिए गए विकल्प जो है ए त्रुटिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन एवं मोहम्मद हामिद अंसारी जो है ना, दोनों व्यक्तियों ने 2 बार लगातार कार्यकाल तक राज्यसभा के सभापति रहे हैं। तो दोनों जो है लगातार जो है 2 बार राज्यसभा के सभापति चुने गए हैं। कौन कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन, मोहम्मद हामिद अंसारी। तो ध्यान रखना है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। अब सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि कौन जो है पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। भारत के
प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन मिल गया, आंसर या फैक्ट जो कहे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन थे। तथा वर्तमान में कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। तो ये भी आपको मिल गया कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। तो ये तो वैसे सबको पता होगा। अब 3 अवसरों पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है आयोजित की गई है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? तो अभी हमने देखा था ना, प्राकलन नहीं, वो लोक लेखा समिति था। प्राकलन समिति जो है ना, इसमें जो है आपके सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा से इसमें चुने नहीं जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी डिटेल देखते हैं इसको। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राक्कलन समिति की स्थापना जॉन मिथाई के नेतृत्व में गठित की समिति के सिफारिश पर की गई थी। कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी। यानी सिंपल सी बात है, ये कहना चाह रहा है कि प्राक्कलन समिति जो है जॉन मिथाई के रिकमेंडेशन पर 1950 में की गई थी इसकी स्थापना। समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति जो है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और ध्यान रखिएगा, इन सदस्यों की नियुक्ति जो है ना लोकसभा से ही की जाती है, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं इसमें। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो उसका भी, लोक लेखा समिति का भी 1 वर्ष था और प्राक्कलन समिति का भी आपका 1 वर्ष ही है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो इस समिति का यानी कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। प्राक्कलन समिति का कार्य बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिए सुझाव देना है। ठीक है, सुझाव देना है, रिकमेंडेशन देना है, सलाहकारी प्रकृति है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये क्या करता है? तो बजट में सम्मिलित प्राक्कलन जो आते हैं ना उसका जांच करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? प्राक्कलन समिति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है आपके सामने, क्या है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जिन श्रेणियों के अंतर्गत संसद सदस्यों को नामित किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नहीं है? तो ये तो सबको पता होगा, राज्य सेवा जो है उसमें नहीं होता है, साहित्य कला विज्ञान से जो है बिल्कुल चुना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 80 के में राज्यसभा की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। तो राज्यसभा की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 80 में की गई है आपका। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद जो साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा से जुड़े लोग होते हैं, इसमें राज्य सेवा से जुड़े लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं? साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा यानी अच्छा किए होंगे तो वो भी जो है जुड़े होते हैं। और ये 12 सदस्य को जो है राष्ट्रपति जो है अपना मनोनीत करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 90 नंबर। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो कौन शामिल है? तो आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आपके शामिल है। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य किसमें बोला है? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में कौन कौन से शामिल है? तो चलिए इसका डिटेल आंसर ही देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 80(1) में यह उपबंधित किया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे तथा अन्य सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। तो वर्तमान राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से पहला सामयिक अध्यक्ष कौन था जो सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था? तो पहला कौन थे? ये आपके सोमनाथ चटर्जी हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या है डिटेल। तो सोमनाथ चटर्जी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्हें प्रोटेम स्पीकर पद के बाद स्पीकर पद यानी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यह 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, तो क्या है क्वेश्चन में? संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन बिल के बारे में क्या सही है? तो यहाँ तो यही क्वेश्चन में से एक चीज आपको ये याद हो गया कि अनुच्छेद 110 किसका प्रावधान करता है? धन बिल के प्रावधान करता है। तो चलिए देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री
द्वारा किया गया संपूर्ण खर्च। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो खर्च करता है वो थोड़ी ना धन बिल होता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया स्टेटमेंट, यानी पहला गलत है। दूसरा देखते हैं क्या है, किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। दिया है भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, बिल्कुल सही है। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उससे धन निकालना। ठीक है, धन बिल के बारे में बात हो रही थी, तो वो स्टेटमेंट भी सही थे। यानी कि आपका एक गलत था, पूछा क्या है, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 2 3 4 जो है आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार धन विधेयक का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के नियमन से है। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा या ऐसी किसी निधि में धन जमा करने या उससे धन निकालने संबंधी विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान रखना, ये आपको एक बार और पढ़ लीजिएगा आप लोग इसको, कि क्या है धन विधेयक। ठीक है, और 110 आर्टिकल तो जरूर याद रखिएगा। अब इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और क्या क्वेश्चन है इसमें, दिया है कि इनमें से कितने लोकसभा अध्यक्ष थे। तो जो 4 है ना, चारों के चारों जो थे लोकसभा अध्यक्ष थे। अब इनको देख लेते हैं कब कब का इनका कार्यकाल रहा है। तो देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मावलकर थे। प्रश्न में दिए गए सभी व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका कार्यकाल इस प्रकार है। तो एम ए आयंगकर जो थे आपके 1956 से 57, और दूसरा कार्यकाल उनका 1957 से 1962 के बीच में रहा है। गुरुदयाल सिंह ढिल्लो जो है, उन्होंने 1969 यानी उसके 1969 से 1971 में, और दूसरा कार्यकाल उनका 1971 से 1975 तक जो रहा है, और उन्होंने इसमें त्याग पत्र दे दिया था दूसरा काल में, ढिल्लो ने। ठीक है, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। बलराम जाखड़ कब रहे हैं, तो 1980 से 85 में, और दूसरा कार्यकाल इनका रहा है 1985 से 1989 90, हाँ 89 तक जो है इनका कार्य रहा है। यानी कि 1985 से 1989 तक जो है बलराम जाखड़ का दूसरा कार्य रहा है। पीए संगमा जो थे वो कब से कब रहे हैं, तो 1996 से 1998 तक जो है उनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो ये सभी क्या थे, जो भी व्यक्ति दिए गए थे ये सारे, ये सभी लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 94 नंबर। तो ये क्या बोला है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अभी हमने देखा ही ना, श्री गणेश वासुदेव मावलकर थे जो आपके भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, अब इनका कार्यकाल भी देख लेंगे। तो लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। तो सबको पता है कि लोकसभा जो है निम्न सदन में होता है, जो सत्ता में होता है, और राज्यसभा जो होता है उच्च सदन में होता है, जो अपोजिट पार्टी होता है। लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक लोकसभा में क्या होता है, एक अध्यक्ष होते हैं और एक प्रोटेम स्पीकर और एक स्पीकर। ठीक है, जिसका अध्यक्ष लोकसभा सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं। यानी कि ये जो सदस्य होता है ना लोकसभा का अध्यक्ष, ये सब क्या होते हैं, ये लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, यानी कि जो सत्ता में होती है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलकर 1952 से 56 तक इनका कार्यकाल रहा था। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। चलिए आगे दिया है सुमेलित कौन नहीं है, और ये बताया है लोकसभा का चुनाव वर्ष। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो 7वीं ही जो है आपका गलत दिया हुआ है, बाकी जो है सही दिए हुए हैं। यानी कि 11वीं, चलिए डिटेल में ही देख लेते हैं इसको। देखिए, 7वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो 1980 में हुआ था। 11वीं का हुआ था 1996 में। 9वीं का 1989 में हुआ था। 13वीं का जो है आपका 1999 में हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि 11वीं 9वीं और 13वीं और 7वीं जो है आपका कब ये चुनाव वर्ष जो है लोकसभा का हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं, मिनिमम 3 तो होना ही है। ठीक है, कौन कौन से, तो ये भी देख लेते हैं अभी हम लोग। संसद में के प्रत्येक सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति समय समय पर आदेश जारी करता है। संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल जो है 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है आपसे कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो है किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 महीना के अंदर आपको फिर से एक सत्र जरूर बिठाना है। ठीक है, सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन, तो बजट सत्र
सत्र जो होता है फरवरी से मई के बीच में होता है, मानसून सत्र जो होता है जुलाई से सितंबर तक के बीच में होता है, और शीतकालीन सत्र जो है आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम तो 3 होंगे ही होंगे, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 होना ही होना है, ठीक है? तो देखिए ये पूरा साल खत्म हो ही जाता है, वैसे भी अपने सांसद बहुत एक्टिव तो होते नहीं है, इसीलिए ये चीज़ जो रखा गया है कि 6 महीने से ज़्यादा अंतराल इन लोगों के सत्र के बीच में ना हो, ठीक है? ये इसीलिए रूल लगाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक है? कितने सत्र के नंबर ऑफ सत्र कितने थे? तो ये आपके कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा, लोकसभा में, ठीक है? अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं, यानी कि इसमें बताना है कि कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना बिल्कुल लोकसभा है, लेकिन इसमें सिर्फ लोकसभा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला दिया है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना बिल्कुल कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, तो इसमें अकेले लोकसभा जो है मतलब अनन्य शक्ति उसकी नहीं है, यानी कि एक्सक्लूसिव पावर ये लोकसभा की नहीं है, शामिल जरूर होता है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि एक जो है बस, दो जो है बस आपका सही है। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? क्या है? बी है, हाँ, यानी कि केवल दो जो है आपका सही था, ठीक है? चलिए अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 4 के अनुसार अनुच्छेद 352 1 के अधीन की गई आपात की उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 1 मास के भीतर अनुसमर्थन के लिए रखी जाएगी। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, तो क्या होगा? 1 मास की समाप्ति पर वह प्रवर्तन में नहीं रहेगा, यानी आगे नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कई बार बनता है। जो आपात घोषणा है वो अगर संसदों के द्वारा जो है उस पर अनुसमर्थन नहीं किया जाता है, तो कितने महीने में जो है वो प्रवर्तन में नहीं रहेगा? तो वो कितने होता है? 1 महीना होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्पष्ट है कि आपात उद्घोषणा के अनुसमर्थन में संसद के दोनों सदनों की भूमिका है, ना कि केवल लोकसभा की। तो इसलिए क्या था? लोकसभा की अनन्य शक्ति, पहला जो स्टेटमेंट था वो नहीं होगा, ठीक है? अगला दिया है आपका 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो पहले तो क्वेश्चन आपको यही याद रखना है, कई बार पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? तो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी रहता है, ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा आर्टिकल बताता है आपको? 75(3) बताता है। अतः मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना लोकसभा की अनन्य शक्ति बिल्कुल है। उसके बाद दे रहा है अनुच्छेद 61, यानी 61 जो है आपको पता है राष्ट्रपति के महाभियोग से रिलेटेड है, और हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। 61(1) के अनुसार जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद की कोई भी सदन आरोप लगाएगा, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद का कोई भी सदन जो है राष्ट्रपति के महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो ला सकता है। ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा ही लेके आएगा, और राज्यसभा भी लेके आ सकता है। पहले अनुच्छेद 61(3) के अनुसार जब आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है, तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा, यानी जांच करेगा, और कराएगा भी, और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपने प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होता है, ध्यान रखिएगा। ये चीज प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति का अधिकार होता है या नहीं, ये क्वेश्चन बनता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर वो लोकसभा लेके आता है तो राज्यसभा उसका अन्वेषण करेगी, और अगर राज्यसभा लेके आती है तो लोकसभा अन्वेषण करेगी। तो ये किसी भी सभा का जो है ये अनन्य शक्ति यानी एक्सक्लूसिव पावर में गिनती नहीं की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद जो है 61 जो है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान को मतलब वर्णित करता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका, कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि देखते हैं क्या पूछा है, कौन से कथन। चलिए देख लेते हैं कि कौन सा कथन क्या है। तो 98 का देखते हैं। चलिए, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेगा। तो ये बिल्कुल क्या है आपका सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला स्टेटमेंट दिया है आपका, यह अब अज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी या निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल का या शासक दल से होगा। तो ये देखिए गलत है बिल्कुल, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं किया गया है, मतलब प्रावधान, ठीक है। अगला
स्टेटमेंट जो देता है आपका, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल सही है ये। उपाध्यक्ष बनाया ही इसीलिए जाता है कि इमरजेंसी में क्या करेगा, अध्यक्ष की कुर्सी पर जो बैठता है तो पूरी पावर जो है उसकी अध्यक्ष की होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या था। तो ये है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाए और प्रधानमंत्री द्वारा विधित समर्थित होता है। तो ये क्या है, गलत है आपका। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, 1 और 3 जो है आपके सही हो गए और आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो लोकसभा स्पीकर की अध्यक्ष जो होते हैं उसके बारे में कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, तो अनुच्छेद 93 में की गई है। इसी के अंतर्गत जो है लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान किया गया है। ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है। लोकसभा के कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष निर्धारित करता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर तथा सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। दोनों ही स्थितियों में वह अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है। यह परंपरा के तहत कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन मुख्य विपक्षी दल से होता है, इसके लिए कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं किया गया है। अतः कथन 2 जो था आपका गलत था। इसके अलावा ऐसी कोई सुस्थापित संसदीय पद्धति नहीं है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति इसके के बारे में प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाए और प्रधानमंत्री द्वारा जो है समर्थित किया जाए। तो वो भी क्या था, जो 4 था वो भी गलत था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। मंत्री परिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। बिल्कुल, आप मंत्री परिषद के किसी एक मंत्री के बारे में भी जो है चाहे तो निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, अगला स्टेटमेंट है केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि आप चाहें कि सिर्फ प्रधानमंत्री के प्रति जो है अविश्वास प्रस्ताव ला दे तो ऐसा नहीं ला सकते हैं। अगला दिया है कि पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं लाया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत हो जाएगा और यही क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। अगला क्या दिया है, तो मंत्रियों के समूह के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। बिल्कुल लाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या था, सही था। चलिए अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं क्योंकि ये निंदा प्रस्ताव से बात है। चलिए, निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य होता है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। तो अब यहीं से याद कर लीजिएगा कि एक मंत्री हो या मंत्रियों के समूह हो या पूरे मंत्रिपरिषद की बात हो, उनके विरुद्ध लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव के लोकसभा में पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर निंदा प्रस्ताव जो है लोकसभा में पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को जो है त्याग पत्र देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आवश्यक नहीं है, अगर पारित हो जाए। अच्छा, निंदा जो है ना आपका एक छोटा सा होता है कि आपके कार्य जैसे किए गए ना तो अगल बगल वाले क्या किए हैं, गलती किए तो निंदा करते हैं। तो ये छोटी सी बात है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि निंदा प्रस्ताव के लोकसभा में पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये निंदा प्रस्ताव जो है ना सिर्फ लोकसभा में ही पास पेश किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला दिया है आपके सामने क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है आपका अंतर मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करना, बिल्कुल है। देश में किसी बड़े संकट के समय उसका प्रबंधन करना, तो बिल्कुल है। ये किसकी बात हो रही थी, तो मंत्रिमंडल सचिवालय की बात हो रही थी, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कथन जो हैं आपके सही थे। तो अब इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल अब देख लेते हैं। तो मंत्रिमंडल सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि मंत्रिमंडल का जो सचिवालय है सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करेगा। मंत्रिमंडल सचिव इस सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। ठीक है, तो सचिव क्या है, सचिवालय का जो है उसमें मंत्रिमंडल सचिव जो है सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार कार्यकारण नियम 1961 तथा भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, जिससे
मंत्रालयों विभागों में निर्बाध कार्य संचालन होता है। यह अंतर मंत्रालयी समन्वय बनाकर सरकार का निर्णय प्रक्रिया में मदद भी करता है। देश में महासंकट की स्थितियों का प्रबंधन भी जो है आपका ये मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपके डिटेल में था। चलिए यहाँ पे जो है 100 नंबर क्वेश्चन तक जो है समाप्त होता है। 101 से जो है हम दूसरे वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया करें, और नए हैं चैनल पे तो जब जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।